नमस्कार मित्रों, हिंदी भाषा बोध चैनल में आपका स्वागत है। आज हम यूजीसी नेट परीक्षा जून 2005 का प्रश्न पत्र पढ़ेंगे। आइए देखते हैं। पहला प्रश्न है, हिंदी भाषा और उसका विकास के संबंधित निम्नलिखित में से कौन पश्चिमी हिंदी की बोली नहीं है। तो पश्चिमी हिंदी की बोली कौन कौन सी नहीं है? तो बघेली नहीं होगी क्योंकि ये पूर्वी हिंदी की बोली है। बुंदेली, कन्नौजी और ब्रज वो पश्चिमी हिंदी की बोलियां हैं। शौरसेनी पश्चिमी हिंदी की उपभाषा है। शौरसेनी अपभ्रंश है। पश्चिमी हिंदी उसकी उपभाषा है। खड़ी बोली जिसे कौरवी भी कहा जाता है। ब्रजभाषा हरियाणवी या वांगरू, बुंदेली, कन्नौजी, ये 5 भाषाएं पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत 5 बोलियां आती हैं। राजस्थानी के अंतर्गत पश्चिमी मारवाड़ी जो होती है पश्चिमी राजस्थानी है। पूर्वी राजस्थानी जयपुरी है। उत्तरी राजस्थानी मेवाती है। दक्षिणी राजस्थानी मालवी है। पहाड़ी इसके अंतर्गत कुमाऊनी, गढ़वाली और नेपाली आती है। गुजराती के अंतर्गत गुजराती ही आती है। अर्धमागधी अपभ्रंश के अंतर्गत पूर्वी हिंदी, अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी बोलियां आती हैं। मागधी के अंतर्गत बिहारी आती है। बिहारी उपभाषा है। बिहारी के अंतर्गत भोजपुरी, मगही और मैथिली बोलियां आती हैं। और बंगला, उड़िया और असमिया उपभाषाएं भी इसी के अंतर्गत आती हैं। पैशाची के अंतर्गत लहंदा और पंजाबी आते हैं। उपभाषा के अंतर्गत ब्राचड़, सिंधी इसकी उपभाषा है। ब्राचड़ अपभ्रंश की, महाराष्ट्रीय अपभ्रंश की मराठी भाषा है। भारतीय संविधान के किन अनुच्छेदों में राजभाषा संबंधित प्रावधानों का उल्लेख है? ये बहुत सरल प्रश्न है, सभी लोगों ने पढ़ा होगा। 343 से 351 तक इसके भाषा के जो उपबंध अनुच्छेद किए गए हैं। 343 से 351 तक 9 जो अनुच्छेद हैं इसके अंतर्गत हैं। 14 सितंबर 1949 ईस्वी को भारत के संविधान में हिंदी को राजभाषा की मान्यता प्रदान की गई। भारतीय संविधान के भाग 17 में अनुच्छेद 343 से 351 तक राजभाषा का संविधान में प्रावधान किया गया है। संविधान की 8वीं अनुसूची में 22 भाषाओं को मान्यता प्रदान की गई है। अगला प्रश्न है, दक्षिण भारत हिंदी प्रचार सभा का मुख्यालय कहाँ पर है? तो चेन्नई इसका मुख्यालय है। हिंदी भाषा का दक्षिण भारत हिंदी प्रसार है। ये सभा का मुख्यालय मद्रास, चेन्नई में था। इसकी स्थापना महात्मा गांधी के द्वारा की गई थी 1927 में। हिंदी के प्रचार प्रसार के लिए इसका स्थापित किया गया था। दक्षिण भारत हिंदी प्रचार सभा का पूर्व नाम हिंदी साहित्य सम्मेलन था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी सघोष महाप्राण ध्वनि है? तो घा महाप्राण ध्वनि तो है ही, सघोष भी है। सघोष महाप्राण वो ध्वनियाँ होती हैं जो महाप्राण व्यंजन तथा घोष व्यंजन को मिलाकर, अर्थात जो व्यंजन दोनों में पाए जाते हैं, बनती हैं। महाप्राण व्यंजन जो होते हैं खा, घा, छा, झा, फा, भा, ठा, ढा, था, धा, शा, सा, सा, हा। घोष व्यंजन जो होते हैं गा, घा, ड़ा, जा, झा, इंग्या, डा, ढाणा, दा, धा, ना, बा, भा, मा, या, रा, ला, वा, हा। सघोष महाप्राण जो व्यंजन है वो याद रखिएगा, घा, झा, भा, ढा, धा। अघोष महाप्राण व्यंजन वे ध्वनियाँ होती हैं जो महाप्राण व्यंजन तथा अघोष व्यंजन को मिलाकर, अर्थात जो व्यंजन दोनों में ही पाए जाते हैं, बनती हैं। महाप्राण व्यंजन खा, घा, छा, जा, छा, झा, फा, भा, ठा, ढा, ठा, धा, ना, शा, सा, सा, हा। अघोष व्यंजन कौन कौन से हैं? का, खा, चा, छा, टा, ठा, ता, था, पा, फा, शा, शा, सा। अघोष महाप्राण में खा, छा, ठा, था, फा, शा, सा, सा। निम्नलिखित में से कौन सा पश्च स्वर है? कौन सा पश्च स्वर है? तो आ, बड़ा आ जो है वो पश्च स्वर है। पश्च स्वर कौन सा होता है? हिंदी भाषा में जेवा के पश्च स्वर
उत्थापित आधार पर आ, उ, ओ, अ आदि हैं। ई अग्र स्वर हैं। ई अग्र स्वर हैं। अ मध्य स्वर है। याद रखना है, बहुत अच्छा प्रश्न है। आ जो है वो पश्च स्वर है, बड़ा आ जो है वो पश्च स्वर है, छोटा उ, ओ, अ आदि पश्च स्वर हैं। ई अग्र स्वर हैं। आ मध्य स्वर है, छोटा आ मध्य स्वर है। अगला प्रश्न है, हिंदी भाषा के विकास का सही अनुक्रम लिखना है। तो ये पिछले प्रश्न पत्र में भी था। पाली, प्राकृत, अपभ्रंश और हिंदी। इसका उत्तर होगा ए क्रमांक का। संस्कृत 1500 ईसा पूर्व से 500 ईसा पूर्व आई, फिर पाली आई 500 ईसा पूर्व से 1 ईस्वी, प्राकृत आई 1 ईस्वी से 500 ईस्वी, अपभ्रंश आई 500 ईस्वी से 1000 ईस्वी, हिंदी 1000 ईस्वी से अब तक है। आधुनिक भारतीय भाषाएं इसमें सम्मिलित हैं। अगला प्रश्न है, हिंदी साहित्य का इतिहास से संबंधित प्रश्न है। हिंदी में हिंदी साहित्य का इतिहास सबसे पहले किसने लिखा? तो गारसा दत्तासी ने हिंदी में लिखा है, ऐसा बोल रहे हैं वो। हिंदी साहित्य का इतिहास सर्वप्रथम फ्रेंच विद्वान गारसा दत्तासी ने इस्तवार द ला लिटरेचर और हिंदुस्तानी नाम से लिखा, जिसके प्रथम भाग का प्रकाशन 1839 तथा द्वितीय भाग का प्रकाशन 1847 में हुआ। यह फ्रेंच भाषा में लिखा गया। बाद में तीनों भागों में विभक्त हो गया, जिसका प्रकाशन सन 1871 ईस्वी में हुआ था। यह ग्रंथ ग्रेट ब्रिटेन और आयरलैंड की प्राच्य साहित्यिक अनुवादक समिति की ओर से पेरिस में मुद्रित किया गया था। हिंदी भाषा में अगर पूछते तो इसका उत्तर गारसा दत्तासी नहीं होता। सबसे पहला अगर जो इतिहास है वो गारसा दत्तासी ने ही लिखा था फ्रेंच भाषा में। वे उर्दू के पैरोकार थे, हिंदी को कम मानते थे। इतिहास ग्रंथ हैं द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान, ग्रियर्सन ने लिखा था 1888 में, शिव सिंह सरोज 1883 में, शिव सिंह सेंगर ने लिखा था। ये सबसे पहला हिंदी का साहित्य का जो इतिहास है लिखा गया था हिंदी में, हिंदी भाषा में। फिर उसके बाद 1929 में रामचंद्र शुक्ल ने लिखा था, जो कि सबसे महत्वपूर्ण है हमारे लिए हिंदी साहित्य का इतिहास। डॉक्टर किशोरीलाल गुप्त ने द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान का हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास शीर्षक 1957 ईस्वी में अनुवाद किया था। आचार्य शुक्ल का इतिहास मूलतः नागरी प्रचारणी सभा द्वारा प्रकाशित हिंदी शब्द सागर की भूमिका के रूप में हिंदी साहित्य का विकास नाम से सन 1929 में प्रकाशित हुआ था। अगला प्रश्न है, हिंदी साहित्य की भूमिका पुस्तक के लेखक कौन है? हिंदी साहित्य की भूमिका हजारी प्रसाद द्विवेदी ने लिखा है। हिंदी साहित्य की भूमिका 1940, हिंदी साहित्य उद्भव और विकास 1952, हिंदी साहित्य का आदिकाल 1952, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने लिखा है। हिंदी साहित्य का इतिहास 1929 में आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने लिखा है। हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास 1938 में डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने लिखा। हिंदी साहित्य का अतीत विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने 1959 में पहला भाग लिखा, 1960 में दूसरा भाग लिखा। उन्होंने एक रचना और की है, वांग्मय विमर्श, 1944 में विश्वनाथ प्रसाद मिश्र। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा अष्टछाप का कवि है? अष्टछाप का कवि कौन सा है? तो कुसूप कृष्ण गोछीचन। तो कुसूप कृष्ण मतलब कुंभन दास के बाद सूरदास का नाम आता है, तो सूरदास इसका उत्तर होगा। कुसूप कृष्ण गोछीचन, ऐसे याद रख, ये इसकी शॉर्ट ट्रिक है। कुसूप कृष्ण गोछीचन, ऐसे याद रखना है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने अपने हिंदी साहित्य के इतिहास में कृष्ण भक्ति शाखा के कवियों का सही प्रस्तुत अनुक्रम लिखा है। अष्टछाप कवियों का जीवन क्रम इस प्रकार है: कुंभन दास 1468 से 1583, जन्म स्थान जमुनावती उत्तर प्रदेश, वल्लभाचार्य इनके गुरु थे। सूरदास 1478 से 1583, सीही उत्तर प्रदेश, वल्लभाचार्य गुरु। परमानंद दास 1493, कन्नौज उत्तर प्रदेश, वल्लभाचार्य गुरु। कृष्णदास 1496 से 1578, चिलोतरा गुजरात में इनका जन्म हुआ था और वल्लभाचार्य इनके गुरु थे। गोविंद स्वामी 1505 से 1585, आंतरी राजस्थान। विट्ठलनाथ जो कि वल्लभाचार्य के पुत्र थे,
इनके गुरु रहे गोविंद स्वामी के छीत स्वामी 1515 से 1585 मथुरा उत्तर प्रदेश विट्ठलनाथ इनके गुरु चतुर्भुज दास 1530 से 1585 जमुनावती उत्तर प्रदेश विट्ठलनाथ इनके गुरु नंददास 1533 से 1583 रामपुर उत्तर प्रदेश विट्ठलनाथ इनके गुरु। अगला प्रश्न है आनंद कादम्बिनी पत्रिका के संपादक कौन थे? तो चौधरी बद्री नारायण प्रेमधन। आनंद कादम्बिनी 1881 में प्रकाशित हुई थी। चौधरी बद्री नारायण प्रेमधन मासिक थी ये और मिर्ज़ापुर इसका स्थान था। नागरी नीरद 1893 में बद्री नारायण चौधरी प्रेमधन ने ही निकाली थी साप्ताहिक के रूप में और मिर्ज़ापुर से ही निकाली थी। सरस्वती पत्रिका 1903 ईस्वी में महावीर प्रसाद द्विवेदी इसके संपादक थे। इससे पहले श्याम सुंदर दास थे 1902 में और चिंतामणि ने इसकी स्थापना की थी 1900 में। मासिक थी, इलाहाबाद से प्रकाशित होती। कविवचन सुधा 1868 से जो मासिक पाक्षिक और साप्ताहिक भी थी। पहले मासिक थी फिर पाक्षिक होने लगी फिर साप्ताहिक भी थी और काशी से ये प्रकाशित होती थी। किसने इसको प्रकाशित करवाया था याद रखिएगा, भारतेंदु हरिश्चंद्र ने प्रकाशित कराया था। बाल बोधनी हरिश्चंद्र मैगजीन भी इन्होंने ही प्रकाशित कराई थी। हरिश्चंद्र चंद्रिका इसका नाम हो गया था बाद में। 1873 ईस्वी में मासिक थी और बनारस से प्रकाशित होती थी। बाल बोधनी महिलाओं के बारे में जो पत्रिका थी निकाली गई थी 1874 में भारतेंदु हरिश्चंद्र ने निकाली थी मासिक और बनारस से निकाली थी। बनारस अखबार 1845 में राजा शिव प्रसाद सिंह सितारे हिंद साप्ताहिक और बनारस से प्रकाशित कराए थे। सरस्वती की स्थापना 1900 में काशी में हुई थी जिसके प्रथम संपादक चिंतामणि घोष थे, याद रखना है हमको। अगला प्रश्न है निम्न में से कौन सा सप्तक परंपरा का कवि नहीं है? तो उत्तर है श्रीकांत वर्मा शतक परंपरा के कवि नहीं हैं। तार सप्तक 1943 में आया था जिसके कवि हैं सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन नग्गे, रामविलास शर्मा, गजानन माधव मुक्तिबोध, प्रभाकर माचवे बलवंत, नेमीचंद्र जैन, गिरजा कुमार माथुर, भारत भूषण अग्रवाल। दूसरा सप्तक के कवि हैं शमशेर बहादुर सिंह, भवानी प्रसाद मिश्र, शकुंत माथुर, हरिनारायण घनश्याम व्यास, नरेश मेहता, धर्मवीर भारती, रघुवीर सहाय। तीसरा सप्तक के कवि हैं प्रयाग नारायण त्रिपाठी, मदन वात्स्यायन, विदय देवनारायण शाही, कुंवर नारायण, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना, केदारनाथ सिंह, कीर्ति चौधरी। चौथा सप्तक के कवि हैं अवधेश कुमार, राजकुमार कुंभज, सुदेश भारती, नंद किशोर आचार्य, सुमन राजे, श्रीराम शर्मा, राजेंद्र किशोर। संपादन सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन नग्गे ने किया था। पहल का संपादक कौन है? पहल का संपादक कौन है? तो ज्ञान रंजन इसके संपादक हैं। 1960 में इसका प्रकाशन हुआ था। त्रैमासिक थी, जयपुर से प्रकाशित होती थी। हंस पुनर्प्रकाशन हुआ 1986 में, राजेंद्र यादव ने किया दिल्ली से मासिक के रूप में। मासिक प्रकार था इसका। नया ज्ञानोदय रविंद्र कालिया ने 2002 में किया था प्रकाशन मासिक और दिल्ली से किया था। दस्तावेज 1978 में विश्वनाथ तिवारी मासिक था और गोरखपुर इसकी स्थान था जहाँ से ये प्रकाशित होती थी। हिंदी साहित्य की गद्य विधाएँ भाग्यवती के लेखक कौन हैं? तो श्रद्धाराम फिल्लौरी होंगे। भाग्यवती 1977 में श्रद्धाराम फिल्लौरी के द्वारा लिखा गया था उपन्यास। और परीक्षा गुरु 1882 में, ये 1877 है, याद रखिएगा 1877 लाला श्रीनिवास दास के उपन्यास हैं। परीक्षा गुरु देवकीनंदन खत्री के उपन्यास हैं। चंद्रकांता 1888, चंद्रकांता संतति 24 भाग में 1896, नरेंद्र मोहिनी 1893, वीरेंद्र वीर 1895, कुसुम कुमारी 1899, काजर की कोठरी 1902, अनूठी बेगम 1905, गुप्त गोदना 1913, भूतनाथ 6 भाग अधूरे रह गया था ये। लज्जाराम मेहता के उपन्यास हैं धूर्त रसिक लाल 1889, स्वतंत्र रमा और परतंत्र लक्ष्मी 1899, आदर्श दंपत्ति 1904,
बिगड़े का सुधार अथवा सती सुखदेवी 1907, आदर्श हिंदू 1914। नोट: श्रद्धाराम पिल्लोरी कृत भाग्यवती 1877 उपन्यास को डॉक्टर विजय शंकर मल्ल हिंदी का प्रथम उपन्यास मानते हैं। लाला श्रीनिवास दास द्वारा कृत ये दोनों लिखित होगा। परीक्षा गुरु 1882 उपन्यास को आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी का अंग्रेजी के ढंग का पहला मौलिक उपन्यास माना है। अगला प्रश्न है, अंधायुग किसकी रचना है? सबको पता है, धर्मवीर भारती की रचना है। 1955 में लिखी गई रचना है। एक कंठ पिशपाई दुष्यंत कुमार ने 1963 में लिखा था। खंडित यात्राएं नरेश मेहता ने लिखा है। और पैरों तले ज़मीन मोहन राकेश का लिखा गया नाटक है। अगला प्रश्न है, कुटज के लेखक हैं? तो हजारी प्रसाद द्विवेदी कुटज के लेखक हैं। अशोक के फूल 1948, कल्पलता 1953, मध्यकालीन धर्म साधना 1952, विचार और वितर्क 1957, विचार प्रवाह 1959, कुटज 1964, साहित्य सहचर 1965, आलोक पर्व 1972 आदि निबंध संग्रह हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा लिखित हैं। अगला जो है आचार्य रामचंद्र शुक्ल के निबंध संग्रह हैं। चिंतामणि भाग 1 1939, चिंतामणि भाग 2 1945, चिंतामणि भाग 3 1983, चिंतामणि भाग 4 ये इनके निबंध संग्रह हैं। कुबेरनाथ राय के निबंध संग्रह हैं। प्रिया नीलकंठी 1968, रस आखेटक 1970, गंधमादन 1972, विषाद योग 1973, निषाद बांसुरी 1974, महाकवि की तर्जनी 1979, दृष्टि अभिसार 1984, मराल 1993, उत्तर कुरु 1994। डॉक्टर विद्यानिवास मिश्र के निबंध संग्रह हैं। चितवन की छाह 1953, हल्दी दूब 1955, तुम चंदन हम पानी 1957, मेरे राम का मुकुट भीग रहा है 1974, भ्रमरानंद के पत्र 1984, तमाल के झरोखे से 1981, संचारणी 1982, अंगद की नियति 1984, शिरीष की याद आई 1995। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी रचना अमरकांत की है? अमरकांत की जो जिंदगी और जोंक अमरकांत की रचना है। बाकी परिंदे तो आप जानते ही हैं, निर्मल वर्मा की 1960 में लिखी गई थी। जिंदगी और जोंक का प्रकाशन वर्ष है 1958। टूटना राजेंद्र यादव के द्वारा 1966 में लिखा गया है। अगला प्रश्न है, ध्वन्यालोक किसकी कृति है? ध्वन्यालोक आनंदवर्धन की कृति है। ध्वन्यालोक आनंदवर्धन की रचना है, जिनका रचना काल है 9वीं शताब्दी का उत्तरार्ध। तंत्रालोक 10वीं शताब्दी का उत्तरार्ध इसका समय है और अभिनव गुप्त ने इसको लिखा है। काव्य प्रकाश मम्मट की है, 11वीं शताब्दी का उत्तरार्ध इसका समय है। काव्य मीमांसा 12वीं शताब्दी के समय है और राजशेखर ने इसको लिखा है। अगला प्रश्न है, उज्ज्वल नीलमणि ग्रंथ के लेखक कौन हैं? उज्ज्वल नीलमणि ग्रंथ के लेखक हैं रूप गोस्वामी। उज्ज्वल नीलमणि इनका समय है 15 से 16वीं शताब्दी। काव्य प्रकाश 11वीं शताब्दी का उत्तरार्ध है, मम्मट ने इसे लिखा है। काव्य मीमांसा 12वीं शताब्दी, राजशेखर ने लिखा है। तंत्रालोक अभिनव गुप्त ने लिखा है 10वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में। अगला प्रश्न है, अभिव्यक्तिवाद के प्रवर्तक कौन हैं? तो अभिनव गुप्त इसके प्रवर्तक होंगे। सिद्धांत अभिव्यक्तिवाद अभिनव गुप्त ने शैव दर्शन के अंतर्गत दिया था। उत्पत्तिवाद भट्ट लोलट ने दिया था। मीमांसा दर्शन के अंतर्गत अनुमितिवाद शंकुक ने दिया था। न्याय दर्शन ध्वनि सिद्धांत आनंदवर्धन ने दिया था। इसे अभिव्यक्तिवाद भी इनका क्षमा कीजिए, ध्वनि सिद्धांत आनंदवर्धन ने ही दिया था, इनका कोई दर्शन नहीं है। अभिव्यंजनावाद जो है, अभिव्यंजनावाद के प्रवर्तक कौन हैं? तो क्रोचे का अभिव्यंजनावाद सबको याद है। अभिव्यंजनावाद क्रोचे ने दिया था। संप्रेषण एवं मूल्य सिद्धांत I.A. रिचर्ड्स ने दिया था। उदात्तवाद लोनजाइनस ने दिया था। निर्व्यक्तिकता का सिद्धांत लियट ने दिया था। काव्य में उदांत गलत लिखा है। उदात्त तत्व को सर्वाधिक महत्व किसने दिया था? तो लोनजाइनस ने काव्य में उदात्त तत्व या उदात्तवाद को महत्व दिया था, लोनजाइनस ने। प्लेटो ने काव्य में प्रत्ययवाद आदर्शवाद को महत्व दिया है। अरस्तु ने काव्य में अनुकृति और विरेचन त्रासदी अनुकरण सिद्धांत को महत्व दिया है।
इलियट ने काव्य में वस्तुनिष्ठ समीकरण, निर्वैयक्तिकता, संवेदनशीलता का असाहचर्य, व्यक्ति प्रज्ञा का सिद्धांत एवं परंपरा की परिकल्पना सिद्धांत को महत्व दिया है। तथ्य विविधता के आधार पर प्रश्न है। हिंदी प्रसार के संदर्भ में निम्नलिखित प्रमुख संस्थाओं का कालक्रम के अनुसार सही अनुक्रम कौन सा है? तो सही अनुक्रम देख लेते हैं। नागरी प्रचारणी सभा काशी, हिंदी साहित्य सम्मेलन प्रयाग, दक्षिण भारत सभा प्रचार सभा चेन्नई, राष्ट्रीय भाषा प्रचार समिति वर्धा। इनका समय देख लेते हैं। नागरी प्रचारणी समय सभा काशी 1893, हिंदी साहित्य सम्मेलन प्रयाग 1910, दक्षिण भारतीय हिंदी प्रचार सभा 1927, राष्ट्रभाषा प्रचार समिति वर्धा 1936 में स्थापित किए गए थे। अगला प्रश्न है, हिंदी साहित्य के इतिहास लेखकों का कालक्रमानुसार सही अनुक्रम कौन सा है? तो मिश्र बंधु पहले आए, फिर रामचंद्र शुक्ल आए, राम कुमार वर्मा आए, राम स्वरूप चतुर्वेदी अंत में आए। मिश्र बंधु विनोद का समय है 1913, मिश्र बंधु ने लिखा था। हिंदी साहित्य का इतिहास 1929, रामचंद्र शुक्ल ने लिखा था। हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास 1938, राम कुमार वर्मा ने लिखा है। हिंदी साहित्य और संवेदना का विकास 1986 ईस्वी में रामस्वरूप चतुर्वेदी ने लिखा है। हिंदी गद्य विन्यास और विकास 1996 में रामस्वरूप चतुर्वेदी। हिंदी काव्य का इतिहास रामस्वरूप चतुर्वेदी। आधुनिक कविता यात्रा रामस्वरूप चतुर्वेदी। भक्ति काव्य यात्रा रामस्वरूप चतुर्वेदी ने लिखा है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित पत्रिकाओं के प्रकाशन का सही अनुक्रम कौन सा है? तो कवि वचन सुधा, सरस्वती, हंस और धर्मयुग इनका क्रम है। कवि वचन सुधा 1868 में, हरिश्चंद्र मैगजीन 1873 में भारतेंदु हरिश्चंद्र के द्वारा काशी बनारस में प्रकाशित किया गया था। इनको बाल बोधनी 1874 में भारतेंदु हरिश्चंद्र ने लिखा है मासिक और बनारस से। सरस्वती 1900 में चिंतामणि घोष के द्वारा प्रथम स्थापित की गई थी मासिक और काशी से प्रकाशित होती थी। हंस प्रेमचंद के द्वारा 1930 में प्रकाशित कराई गई थी बनारस से। धर्मयुग 1950 ईस्वी धर्मवीर भारती ने प्रकाशित कराई थी। साप्ताहिक थी ये और बम्बई से प्रकाशित होती थी। निम्नलिखित रचनाओं का कालक्रमानुसार सही अनुक्रम कौन सा है? तो अंधेर नगरी, अंधा युग, संसद से सड़क तक और मगध ये रचनाओं का कालक्रम है। अंधेर नगरी 1881 में भारतेंदु हरिश्चंद्र के द्वारा नाटक लिखा गया था। अंधा युग 1955 में धर्मवीर भारती के द्वारा गीति नाट्य लिखा गया था। संसद से सड़क तक 1972 में सुदामा पांडे धूमिल ने काव्य लिखा है। मगध 1984 में श्रीकांत वर्मा द्वारा काव्य संग्रह लिखा गया है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित उपन्यासों का रचना काल की दृष्टि से सही अनुक्रम कौन सा है? तो सेवा सदन, उसके बाद में त्यागपत्र, उसके बाद में मेला आंचल और आधा गांव। इसका समय है सेवा सदन 1918 प्रेमचंद के द्वारा, त्यागपत्र 1937 जैनेन्द्र के द्वारा, मेला आंचल 1954 फणीश्वर नाथ रेणु के द्वारा, आधा गांव 1966 राही मासूम रजा के द्वारा लिखा गया है। नाटकों का रचना काल की दृष्टि से सही अनुक्रम कौन सा है? तो ध्रुव स्वामिनी, सिंदूर की होली, लहरों के राज हंस और आठवां सर्ग इनके रचना हैं। ध्रुव स्वामिनी 1933 में जयशंकर प्रसाद द्वारा, सिंदूर की होली 1934 में लक्ष्मी नारायण मिश्र के द्वारा, लहरों के राजहंस 1963 में मोहन राकेश द्वारा, आठवां सर्ग 1976 में सुरेंद्र वर्मा के द्वारा लिखा गया था। ध्रुव स्वामिनी 1933, सिंदूर की होली 1934, लहरों के राजहंस मोहन राकेश 1963, आठवां सर्ग सुरेंद्र वर्मा 1976 में लिखा गया था। अगला प्रश्न है, रस सूत्र के व्याख्याकारों का सही अनुक्रम बहुत ही सरल है। भट्ट लोलट, शंकुक भट्ट नायक और अभिनव गुप्त। भट्ट लोलट ने उत्पत्तिवाद आरोपवाद सिद्धांत दिया था मीमांसा दर्शन के अंतर्गत। शंकुक ने अनुमतिवाद न्याय दर्शन के अंतर्गत
भट्टनायक भोगवाद भुक्तिवाद सांख्य दर्शन के अंतर्गत दिया था। अभिनव गुप्त अभिव्यक्तिवाद शैव दर्शन के अंतर्गत इन्होंने रस सूत्र की व्याख्या की थी। निम्नलिखित पाश्चात्य काव्यशास्त्रीय चिंतकों का कालक्रमानुसार सही अनुक्रम कौन सा है? तो अरस्तु, कॉलरिज, जॉन क्रो रैनसम और आई.ए. रिचर्ड्स के अनुसार ये सही अनुक्रम है। अरस्तु 384 से 382 ईसा पूर्व मकदूनिया में इनका जीवन काल रहा है। सैमुअल टेलर कॉलरिज 1772 से 1834 इनका समय था। इंग्लैंड में इनका जन्म हुआ था। जॉन क्रो रैनसम 1888, ईवर आर्मस्ट्रॉन्ग रिचर्ड्स यानी आई.ए. रिचर्ड्स 1893 से 1979 इनका समय रहा है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित काव्यशास्त्रीय ग्रंथों का सही अनुक्रम कौन सा है? तो सही अनुक्रम काव्यानुशासन, साहित्य दर्पण, रसमंजरी और रसगंगाधर। काव्यानुशासन 12वीं शताब्दी हेमचंद्र ने इनको लिखा था। साहित्य दर्पण 14वीं शताब्दी विश्वनाथ कविराज ने लिखा था। रसमंजरी 15वीं शताब्दी भानुदत्त ने लिखा था। रसगंगाधर 17वीं शताब्दी पंडित राज जगन्नाथ ने लिखा था। काव्यानुशासन हेमचंद्र, साहित्य दर्पण विश्वनाथ कविराज। अगला प्रश्न है, वर्णों को उनके ध्वनि गुणों के साथ सुमेलित करना है। वर्णों को ध्वनि गुणों के साथ का, खा, गा, घा जो हैं, उत्तर ए है। का जो है अघोष अल्प प्राण है, खा अघोष महाप्राण है, गा सघोष अल्प प्राण है, घा सघोष महाप्राण है। पहले दो अक्षर अघोष होते हैं, दूसरे अगले दो अक्षर यानी तीसरा और चौथा सघोष होते हैं। एक अल्प प्राण होता है, एक महाप्राण होता है, एक अल्प प्राण होता है, एक महाप्राण होता है। अल्प प्राण जो होता है वो सम्मिलित अक्षर नहीं होता। जैसे का होता है, कोई सम्मिलित अक्षर व्यंजन नहीं है। का और हा मिल जाएंगे तो खा हो जाएगा। ये सम्मिलित है तो महाप्राण हो जाता है। और इसे बोलने में समय भी लगता है। अब का तुरंत बोल देते हैं, खा बोलने में थोड़ा आपको ज़्यादा वायु की आवश्यकता होती है। ऐसे ही गा अल्पप्राण है, घा महाप्राण है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित हिंदी के भाषाविदों को उनके ग्रंथों के साथ सुमेलित करना है। तो कामता प्रसाद गुरु ने हिंदी व्याकरण लिखा है। किशोरीदास वाजपेयी ने हिंदी शब्दानुशासन लिखा है। उदय नारायण तिवारी ने हिंदी भाषा का उद्भव और विकास लिखा है। रामविलास शर्मा ने भाषा और समाज लिखा है। हिंदी व्याकरण कामता प्रसाद गुरु, हिंदी शब्दानुशासन 1957 किशोरीदास वाजपेयी, हिंदी भाषा का उद्भव और विकास उदय नारायण तिवारी, भाषा और समाज 1961 रामविलास शर्मा ने लिखा है। अगला प्रश्न है, काव्य ग्रंथों को उनके कवियों के साथ सुमेलित करना है। आत्मजयी तो कुंवर नारायण ने लिखा है। आत्मजयी कुंवर नारायण का है। धरती त्रिलोचन का है। आंगन के पार द्वार जो है अज्ञे का है ये। और धूप के धान गिरजा कुमार माथुर का है। आत्महत्या के विरुद्ध रघुवीर सहाय का ग्रंथ है, काव्य ग्रंथ है। आत्मजयी 1965 कुंवर नारायण, धरती 1945 त्रिलोचन, आंगन के पार द्वार 1961 अज्ञे, धूप के धान गिरजा कुमार माथुर, आत्महत्या के विरुद्ध रघुवीर सहाय। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित ग्रंथों को उनके लेखकों के साथ सुमेलित कीजिए। सुमेलित कैसे किया है इन्होंने? शुद्ध कविता की खोज दिनकर ने लिखी है। आत्मनेपद अज्ञे ने लिखा है। उसके बाद में एक साहित्यिक की डायरी मुक्तिबोध ने लिखा है। हिंदी साहित्य की भूमिका हजारी प्रसाद द्विवेदी ने लिखा है। शुद्ध कविता की खोज दिनकर ने 1966 में लिखी है। आलोचना विधा है। आत्मनेपद 1960 में अज्ञे ने लिखा है। निबंध संग्रह है। एक साहित्यिक की डायरी मुक्तिबोध ने लिखा है। डायरी
इसकी विधा है हिंदी साहित्य की भूमिका 1940। हजारी प्रसाद द्विवेदी। इतिहास ग्रंथ हिंदी साहित्य का आदिकाल 1952 में लिखा है। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने इतिहास ग्रंथ ही है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित काव्य पंक्तियों को उनके रचनाकारों के साथ सुमेलित कीजिए। तो ये उपमान मेले हो गए, ये अज्ञे ने लिखा है। हम राज्य लिए मरते हैं, हम राज्य लिए मरते हैं, हम राज्य लिए मरते हैं, मैथिली शरण गुप्त ने लिखा है। और बतरस लालच लाल की मुरली धरी लुकाए, बिहारी ने लिखा है। भक्ति ही ज्ञान ही नहीं कछु भेदा, ये तुलसीदास ने लिखा है। ये उपमान मेले हो गए अज्ञे। हम राज्य लिए मरते हैं, मैथिली शरण गुप्त। बतरस लालच लाल की बिहारी। भक्ति ही ज्ञान ही नहीं कछु भेदा, तुलसीदास। तुम वहन कर सको जन मन में मेरे विचार, वाणी मेरी चाहिए तुम्हें क्या अलंकार, सुमित्रा नंदन पंत की रचना है। निम्नलिखित गद्य पंक्तियों को उनके लेखकों के साथ सुमेलित करना है। कौन सी गद्य पंक्तियां हैं? बैर क्रोध का अचार या मुरब्बा है, तो रामचंद्र शुक्ल ने लिखा है। बैर क्रोध का अचार या मुरब्बा है। अधिकार सुख कितना मादक और सारहीन, ये प्रसाद ने लिखा है। और निज भाषा उन्नति है, सब उन्नति को मूल, भारतेंदु की है। और मर्द साठे पर पाठे होते हैं, प्रेमचंद ने लिखा है। बैर क्रोध का अचार या मुरब्बा, रामचंद्र शुक्ल। अधिकार सुख कितना मादक और सारहीन, जयशंकर प्रसाद। निज भाषा उन्नति है, सब उन्नति को मूल, भारतेंदु हरिश्चंद्र। मर्द साठे पर पाठे होते हैं, निबंध व्यक्ति की स्वाधीन चिंता की उपज है, हजारी प्रसाद द्विवेदी ने लिखा है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित पत्रिकाओं को उनके संपादकों के साथ सुमेलित करना है। तो हिंदी प्रदीप बालकृष्ण भट्ट ने संपादित की है। उसके बाद ब्राह्मण प्रताप नारायण मिश्र की संपादित पत्रिका है। सरस्वती महावीर प्रसाद द्विवेदी। वसुधा जो है कमला प्रसाद के द्वारा संपादित वो है पत्रिका। हंस जो है राजेंद्र यादव ने पुनः प्रकाशन कराया था, इसका पुनः संपादन भी किया था। मासिक है, राजेंद्र यादव ने किया था, याद रखिएगा। निम्नलिखित ग्रंथों को उनके काव्य रूपों के साथ सुमेलित कीजिए। पंचवटी, पंचवटी का एक खंड काव्य है, पंचवटी एक खंड काव्य है। प्रिय प्रवास एक महाकाव्य है। हम एक कंठ पुष्पाई काव्य नाटक है। शिवा बावनी, ये जो है शिवा बावनी चंपू काव्य है। पंचवटी मैथिली शरण गुप्त ने 1925 में लिखा था खंड काव्य। प्रिय प्रवास 1914 में। अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध महाकाव्य की श्रेणी में आता है। एक कंठ पुष्पाई 1963 में। दुष्यंत कुमार ने काव्य नाटक गीति नाट्य भी जिसे कहते हैं लिखा। शिवा बावनी भूषण ने मुक्तक विधा के अंतर्गत लिखा है। कामायनी जयशंकर प्रसाद ने 1935 में महाकाव्य लिखा है, 15 सर्ग हैं। उर्वशी जयशंकर प्रसाद ने ही लिखा है। चंपू काव्य है, गद्य पद्य मिश्रित, और इसका प्रकाशन वर्ष है 1909। अगला प्रश्न है, रस सूत्र के व्याख्याकारों को उनके सिद्धांतों के अनुसार सुमेलित कीजिए। भट्ट लोलट ने उत्पत्तिवाद दिया है, शंकुक ने अनुमितिवाद दिया है, भट्ट नायक ने भुक्तिवाद दिया है, अभिनव गुप्त ने अभिव्यक्तिवाद दिया है। उत्तर बी हो गया। ये मीमांसा दर्शन के अंतर्गत उत्पत्तिवाद भट्ट लोलट ने दिया था, अनुमितिवाद न्याय दर्शन के अंतर्गत, भुक्तिवाद भट्ट नायक ने सांख्य दर्शन के अंतर्गत, अभिव्यक्तिवाद अभिनव गुप्त ने शैव दर्शन के अंतर्गत दिया है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित पाश्चात्य साहित्य चिंतकों को उनके सिद्धांतों के साथ सुमेलित कीजिए। ज्यापाल सात्र ने अस्तित्ववाद का सिद्धांत दिया है। जैक देरिदा ने विखंडनवाद का, टी.एस. एलियट ने निर्वैयक्तिकता का, क्रोचे ने अभिव्यंजनावाद का सिद्धांत दिया है।
उत्तर डी हुआ जयपाल सार्त्र अस्तित्ववाद, जैक देरिदा विखंडनवाद, टी.एस. एलियट निर्व्यक्तिकतावाद, क्रोचे अभिव्यंजनावाद, कार्ल मार्क्स ने मार्क्सवाद का सिद्धांत दिया है। अब ये अपठित गद्यांश है, इसके अंतर्गत अगले प्रश्न देखना है। कवि वाणी प्रसार से हम संसार के सुख दुख आनंद क्लेश आदि का शुद्ध स्वार्थ मुक्त रूप से अनुभव करते हैं। इस प्रकार के अनुभव के अभ्यास से हृदय का बंधन खुलता है और मनुष्यता की उच्च भूमि की प्राप्ति होती है। किसी अर्धपिशाच कृपण को देखिए जिसने केवल अर्धलोभ के वशीभूत होकर क्रोध, दया, श्रद्धा, भक्ति, आत्माभिमान आदि भावों को एकदम दबा दिया है और संसार के मार्मिक पक्ष से मुंह मोड़ लिया है। न सृष्टि की किसी रूप माधुर्य को देख वह पैसों का हिसाब किताब भूलकर कभी मुग्ध होता है, न किसी दीन दुखिया को देख कभी करुणा से द्रवीभूत होता है, न कोई अपमान सूचक बात सुनकर क्रुद्ध या क्षुब्ध होता है। यदि उससे किसी लोमहर्षक अत्याचार की बात कही जाए तो वह मनुष्य धर्मानुसार क्रोध या घृणा प्रकट करने के स्थान पर रुखाई के साथ कहेगा कि जाने दो, हमसे क्या मतलब, चलो अपना काम देखें। यह महाभयानक मानसिक रोग है, इससे मनुष्य आधार मर जाता है। कविता मनुष्य के हृदय को उदार बनाती है, यह कथन सत्य है, बिल्कुल सत्य है। कविता मनुष्य के हृदय को उदार बनाती है, यह पूर्णतः सत्य है, क्योंकि कवि की वाणी के प्रसाद से हम संसार के सुख दुख आनंद क्लेश आदि शुद्ध स्वार्थमुख रूप से अनुभव करते हैं। लोभी व्यक्ति का भाव जगत संकुचित हो जाता है, क्यों यह भी कथन सत्य है। जब मनुष्य अर्थलोभ के वशीभूत होकर क्रोध, दया, श्रद्धा, भक्ति, आत्माभिमान आदि भावों से अपने आप को दबा लेता है, तब लोभी व्यक्ति का भाव जगत संकुचित हो जाता है। अत्याचार की बात सुनकर क्या करना चाहिए? अत्याचार की बात सुनकर उसका सक्रिय विरोध करना चाहिए। मनुष्य को अत्याचार की बातें सुनकर उसका सक्रिय विरोध दर्ज कराना चाहिए तथा धर्मानुसार उस अत्याचार के विरोध में क्रोध या घृणा प्रकट करना चाहिए। उदासीनता किस प्रकार का रोग है? मानसिक रोग है। उदासीन मानव का भयानक मानसिक रोग है। उदासीन मनुष्य समाज में हो रहे अत्याचार के प्रति सदैव रुखाई दिखाता है। उदासीनता के कारण मनुष्य का आधार मर जाता है। कवि वाणी से जीवन निर्वाह करना कहाँ तक सही है? कवि वाणी से जीवन निर्वाह करना सभी लोगों के लिए संभव है, क्योंकि कवि वाणी के प्रसार से हम संसार के सुख दुख आनंद क्लेश आदि का शुद्ध स्वार्थ मुक्त रूप से अनुभव करते हैं। उत्तर बी हो गया। अब कथोपकथन देख लेते हैं। दी गई स्थापनाओं एवं तर्कों के ध्यानपूर्वक पढ़ें और बहुविकल्पी उत्तरों में से सही चयन करना है। स्थापना है, नाद सौंदर्य से कविता की आयु बढ़ती है। तर्क है, नाद का संबंध छंद से होता है, इसलिए जो लोग छंद की परवाह करते हैं उनकी कविता की आयु अधिक हो जाती है। उत्तर दोनों ही सही हैं, ए उसका सही हुआ है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार नाद सौंदर्य से कविता की आयु बढ़ती है। नाद सौंदर्य का तात्पर्य काव्य के संपूर्ण अलंकरण से होता है। काव्य में रस, छंद, अलंकार आदि से कविता की आयु अधिक हो जाती है। भाषा एक सामाजिक संपत्ति। अगला प्रश्न है, भाषा एक सामाजिक संपत्ति है, भाषा विहीन समाज की कल्पना संभव नहीं है। दोनों ही सही हैं। भाषा एक सामाजिक संपत्ति है, क्योंकि किसी भी भाषा का विकास समाज द्वारा ही होता है। जिस भाषा का जितना परिमार्जित प्रारूप समाज द्वारा प्रचलन एवं प्रयोग में लाया जाता है, उस भाषा का उतना ही विकास होता है। भाषा ही मनुष्य को अन्य जीव जंतुओं से भिन्न बनाती है, अतः भाषा विहीन समाज की कल्पना संभव नहीं है। दोनों कथन सही हैं। स्थापना है, आधुनिक हिंदी आलोचना पर पश्चिम के साहित्य चिंतन का गहरा प्रभाव है। तर्क है, हिंदी के प्रमुख समीक्षक पाश्चात्य साहित्य चिंतन से प्रभावित नहीं है। ये गलत है, तो उत्तर ए सही, आर गलत हुआ। आधुनिक हिंदी आलोचना पश्चिम के साहित्य चिंतन से प्रभावित है तथा हिंदी के मुख्य समीक्षक पाश्चात्य दर्शन से प्रभावित है। हिंदी साहित्य में गद्य विधाओं, नाटक, उपन्यास, कहानी, निबंध, आलोचना, डायरी, आत्मकथा, जीवनी, यात्रा वृत्तांत, संस्मरण, रेखा चित्र का विकास पश्चिमी साहित्य से हुआ है। अगला प्रश्न है, नई कविता में छायावाद का प्रभाव एकदम नहीं है। स्थापना,
नई कविता में छायावाद का प्रभाव एकदम नहीं है। नई कविता पूर्णतः पश्चिमी प्रभाव से जन्मी है। तो ए और आर दोनों ही सही हैं। नई कविता में पुरानी परंपराओं को तोड़ा गया और यह पश्चिमी दर्शन, अस्तित्ववाद और यथार्थवाद पर आधारित है। नई कविता का उत्थान पूर्ण रूपेण पश्चिमी साहित्य द्वारा उत्पन्न हुआ है। अगला प्रश्न है, स्थापना है दलित चेतना की प्रामाणिक अभिव्यक्ति दलित रचनाकारों द्वारा ही हो सकती है। दलित जीवन का वास्तविक तर्क जो है, दलित जीवन का वास्तविक अनुभव केवल दलितों को ही होता है। दोनों गलत हैं। दलित चेतना की प्रामाणिक अभिव्यक्ति दलित रचनाकारों द्वारा ही हो सकती है, ऐसा आवश्यक नहीं, क्योंकि कोई भी लेखक रचनाकार इसकी अभिव्यक्ति कर सकता है। दलित जीवन का वास्तविक अनुभव केवल दलितों को ही हो, बल्कि अन्य व्यक्तियों को भी हो सकता है। तो मित्रों, ये था हमारे 50 प्रश्न। अगला प्रश्न पत्र जल्दी ही पढ़ेंगे और आप तक पहुंचाने का प्रयास करेंगे। आपको अगर अच्छा लग रहा है तो हिंदी भाषा बोध चैनल के साथ जुड़े रहें और आगे भी इस वीडियो को प्रेषित कर सकते हैं। तब तक के लिए, अगले वीडियो तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।